प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करेंगे, ठीक है, बस यही याद रखना है। सील होगी, डुप्लीकेट याद रखना है, 61 में फॉर्म ऑफ समन दिया हुआ है, डुप्लीकेट में होंगी। समन कैसे सर्व किए जाएंगे, जनरली जितने भी समन्स होते हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा सर्व किए जाते हैं, अनलेस अनटिल कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई अलग से रूल बना दे, तो जो ऑफिसर है कोर्ट इशू कर रहा है समन्स को या अदर पब्लिक सर्वेंट है वो भी समन जो है सर्व कर सकता है। जो समन होंगे प्रैक्टिकली हमेशा याद रखिए पर्सनली दिए जाएंगे, जिस व्यक्ति को आप बुलाना चाहते हो उसको दे दो, डुप्लीकेट्स में से एक भी, ठीक है। हर एक व्यक्ति जिसको समन सर्व किए जाएंगे, अगर सर्विंग ऑफिसर कह रहा है कि भी साइन कर दे इसके बैक पे रिसिप्ट करके, तो आप साइन कर देंगे। 63 प्री के लिए हेडिंग पढ़नी है कि अगर कॉर्पोरेट बॉडीज़ या सोसाइटीज़ को समन देना चाहते हो तो जो उनके चीफ ऑफिसर होंगे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, उनको आप समन पहुँचा दो, वो अपने आप कर देंगे। नाउ सेक्शन 64 अगेन प्री में आता है, सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है तो हम उसकी सर्विस कैसे करवाएं समन्स की। बड़ा सिंपल सा ये कहता है, आप एक काम करो, उसका जो मेल मेंबर है उसकी फैमिली का मेल मेंबर यहाँ पे रखना है, ठीक है, अडल्ट मेल मेंबर को दे दो और उससे रिसिप्ट के ऊपर साइन करवा लो, ठीक है। सीपीसी में किसी को भी दे सकते हो, सीआरपीसी में सिर्फ अडल्ट मेल मेंबर को दे सकते हो, ठीक है। और सर्वेंट जो है मेंबर नहीं है फैमिली का, ये चीज़ याद रखिएगा। सेक्शन 65 की हम बात करें, अगेन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 65 कहता है कि भाई 62 के अकॉर्डिंग, 63 के अकॉर्डिंग या 64 के अकॉर्डिंग अगर सर्विस नहीं हो पाती है समन्स की तो हम सर्विस कैसे करवाएंगे। ये कहता है बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स। ये कहता है आप एक काम करो, जो समन्स है वो चिपका दो, कहाँ पे चिपका दो, उसके घर के आसपास चिपका दो, ठीक है, जहाँ वो रहता है वहाँ चिपका दो, ठीक है, वो सारी जगह पे चिपका के समन्स वो कर दो। और कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई समन्स सर्व नहीं हो पाए तो कोर्ट या तो डिक्लेयर कर देगा समन्स रीड्यूली सर्विस होगी या कोर्ट दोबारा से फ्रेश समन्स इशू कर देगा। 66 कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट को समन देना चाहते हैं जो एक्टिव सर्विस में, जो अभी सरकार में काम कर रहा है, तो जो भी कोर्ट समन इशू कर रही है वो क्या करेगी, जो हेड ऑफिस है उसका डिपार्टमेंट का उसमें भेज देगी, तो हेड ऑफिस वाले उसको समन की सर्विस करवा देंगे, ठीक है। 67 कहता है अगर आप सर्विस कराना चाहते हो समन्स की आउटसाइड योर लोकल जुरिसडिक्शन, आप किसी एक एरिया में जज हो, आप किसी और एरिया में समन्स की सर्विस करवाना चाहते हो, तो आप एक काम करोगे, जो उस एरिया का जो मैजिस्ट्रेट है उसको आप अपने समन्स भेज दोगे, वो उनकी सर्विस करवा देगा। 68 कहता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल 68 ये कहता है कि भैया हमने सर्विस करने के लिए समन्स एक सर्विंग ऑफिसर को दिए, सर्विंग ऑफिसर सर्व करके आया नहीं करके आया हमें नहीं पता, और आज जब केस चल रहा है, केस का जब ट्रायल चल रहा है, तो हमें इस चीज़ का प्रूफ चाहिए कि सर्विंग ऑफिसर ने जो समन सर्व किए या नहीं किया और वो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सर्विंग ऑफिसर जो है एक एफिडेविट सबमिट कर देगा कोर्ट में जब भी वो सर्विस करवाएगा, ठीक है, एफिडेविट सबमिट कर देगा। एफिडेविट में लिखा होगा कि भाई उसने इस प्रकार से सर्विस जो है समन्स की करवा दी है, ठीक है, तो एफिडेविट जो है वो इस चीज़ को शो करेगा, ठीक है। नहीं ये होता है थोड़ा सा, क्योंकि नॉन स्टॉप चलोगे तो गला सूखेगा, कोई बात नहीं, आज तो आर या पार आज तो कुछ हो जाए, आज नहीं रुकना। सेक्शन 69 प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेसेस बाय पोस्ट, हमेशा आता है, ठीक है, सर्विस जो है समन्स की विटनेसेस के ऊपर आप बाय पोस्ट भी करवा सकते हो। विटनेसेस की बात हो रही है, जो भी आपने अभी तक पीछे पढ़ा है उसको सारा का सारा छोड़ के। ये कहता है इन एडिशन एंड साइमल्टेनियसली विद इश्यूज ऑफ सच समन्स, मतलब एडिशनली भी आप करवा सकते हो, वैसे तो आप करवा ही रहे हो, इन एडिशन टू भी आप करवा सकते हो कि भाई जो है समन्स जो है विटनेस के थ्रू आप पोस्ट के थ्रू उसको भेज दीजिएगा। तो 69 सो दिस इज़ फॉर समन्स, समन्स का इतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बात करते हैं वारंट की। देखो समन्स से काम चल जाता है, बंदा आ जाता है, बात ठीक है। अगर बंदा नहीं आता है समन्स के थ्रू तो वारंट हम यूज़ करते हैं, जो कि हम सेक्शन 70 से लेके 81 तक पढ़ने वाले हैं। समन्स हमेशा डुप्लीकेट में होते हैं, वारंट हमेशा सिंगल में होता है। तो सेक्शन 70 आपको यही बताता है फॉर्म क्या होगी वारंट की अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, और ड्यूरेशन क्या होगा। नाउ ये कहता है जितने भी वारंट इशू किए जाएंगे सीआरपीसी के अंदर वो हमेशा रिटर्न में होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करेंगे और उनके ऊपर सील होगी। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है यहाँ से हमेशा प्री में क्वेश्चन आता है कि वारंट जो है कब तक एनफोर्समेंट में रहेगा, मतलब मैंने आज वारंट इशू कर दिया तो उसकी वैलिडिटी क्या है। तो सबसेक्शन 2 कहता है या तो कैंसिल कर दिया जाए या फिर वो एग्जीक्यूट हो जाए, दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। वारंट की वैलिडिटी क्या है, या तो वो कैंसिल हो जाए या एग्जीक्यूट हो जाए, ये प्री में क्वेश्चन आता है। अब 71 कहता है कि जब भी आप वारंट इशू करोगे, देखो पूरी सीआरपीसी कनेक्टेड है, सारी ऐसे समझा दूंगा तुम मौज करना। 71 कहता है कि जब भी आप वारंट इशू करोगे आप उसके अंदर एक
चीज़ मेंशन कर दोगे कि अगर वो व्यक्ति डायरेक्ट सिक्योरिटी वगैरह फिल कर देता है तो आप उसको अरेस्ट ना करें। बढ़िया लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है, श्योरिटी दे देता है और ये कह देता है कि भाई मैं कोर्ट में आ जाऊंगा, ठीक है, मुझे बता दो कब आना है, मुझे अरेस्ट मत करो, तो पुलिस वाला उससे श्योरिटी वगैरह लेके उसको अरेस्ट नहीं करेगा। अब जो एंडोर्समेंट होगी उसमें ये भी आप लिखोगे कि कितने नंबर ऑफ़ श्योरिटीज़ चाहिए, कितने पैसे के आप बॉन्ड उससे भरवाएंगे, किस टाइम पे आपको कोर्ट में आना है, वो सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर देंगे, ठीक है। जब भी सिक्योरिटी ले ली जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा तो ऑफिसर जो है, जो उसको वारंट दिया गया था, वो उस बॉन्ड के साथ वारंट को कोर्ट में दोबारा से जमा करवा देगा, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम है उस व्यक्ति को कोर्ट में लेके आना। हमारा ये काम नहीं कि अरेस्ट ही करें, बिना अरेस्ट करे आता है तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 72 वारंट्स टू होम डायरेक्टेड। वारंट किसको डायरेक्ट किए जाएंगे? देखो बड़ा सिंपल सा है, जनरली हमेशा पुलिस ऑफिसर को किए जाते हैं, लेकिन अगर वारंट्स की इमीडिएट एग्जीक्यूशन करवानी और पुलिस वाला अवेलेबल नहीं है तो हम किसी भी व्यक्ति को वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी सेक्शन 38 में पढ़ा था, है ना। तो 72 प्री के लिए है, जनरली पुलिस ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है और इमीडिएट एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट तो हम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, ठीक है। नाउ 73 वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति को वारंट जो है दिए जा सकते हैं। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है सेक्शन 73 का, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहे सीजीएम साहब या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये दो एम्पावर्ड है, ये वारंट इशू कर सकते हैं किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग जो इनके जुरिसडिक्शन में रहता है, जो कि एक एस्केप्ड कन्विक्ट है, भागा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, उसको अरेस्ट करने के लिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए, या फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जिसने ऑफेंस कमिट किया, नॉन बिलेबल और अपनी अरेस्ट को छुपा रहे हैं। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। पहला एस्केप्ड कन्विक्ट है, दूसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तीसरा कोई भी पर्सन है जो एक्यूज है नॉन बिलेबल ऑफेंस का और अपनी अरेस्ट को इवेट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 हमें नहीं पढ़ना है, सबसेक्शन 4 पे आइए। सबसेक्शन 4 कहता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। सिंपल सी बात है, अगर आपने पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है, वो किसी और पुलिस ऑफिसर को दे सकता है एंडोर्समेंट करके कि भाई आप एग्जीक्यूट करा दो। 75 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। वारंट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप नोटिफाई करेंगे, ठीक है, ज़रूरत पड़े तो आप वारंट भी शो कर सकते हो सामने वाले व्यक्ति को। नाउ 76 जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है, ठीक है, जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है आप उसको कोर्ट के सामने लेके आएंगे बिना किसी डिले के। अगर 71 के अकॉर्डिंग आप उसको बेल दे रहे हो तो आप उसको बेल दे दोगे, अगर वो बेल नहीं ले रहा है, ठीक है, तो आप उसको बिना किसी देरी के कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर देंगे। वही सेक्शन 56 वाला विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग टाइम ऑफ जर्नी। 77 प्री में काफ़ी बार आता है कि वारंट कहाँ एग्जीक्यूट किए जाएंगे। देखो बड़ा सिंपल सा ये कह रहा है कि जो वारंट है वो इंडिया में कहीं पे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। 78 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि आप किसी, जैसे आपने सम्मन पढ़ा, आप अपनी लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर वारंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो कहते हैं व्हेन ए वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, तो आप क्या करेंगे, वारंट पुलिस ऑफिसर को देने के बजाय आप डायरेक्टली एक काम करना, पोस्ट के थ्रू या अदरवाइज वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या डीएसपी साहब को या कमिश्नर ऑफ पुलिस, 3 लोगों की बात की जा रही है कि पुलिस को मत दो, रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, वहाँ के डीएम को या वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दीजिए पोस्ट के थ्रू, वो अपने आप एग्जीक्यूट कर देंगे। अब 79 कहता है कि अगर आपने पुलिस ऑफिसर को दे दिया वारंट, ठीक है, ऊपर वाले 78 ने कहा कि पुलिस को देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पोस्ट के थ्रू भेज दो। 79 कहता है अगर आपने पुलिस को दे दिया, ठीक है, अपनी लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो कहता है व्हेन ए वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, सिंपल, वो जाएगा वहाँ पे एंडोर्समेंट करवाएगा, किससे एंडोर्समेंट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए एसएचओ, उससे एंडोर्समेंट करवा के वहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर देगा। ये कहता है कि एंडोर्समेंट करवाने की ज़रूरत है। बोला हाँ, वैसे तो एंडोर्समेंट करवाना पड़ेगा, आप जिस भी जुरिसडिक्शन में एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो वारंट। अगर आपको लगता है कि भाई डिले हो जाएगा एंडोर्समेंट से, तो बिना एंडोर्समेंट के भी आप अरेस्ट कर सकते हो, वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ सेक्शन 80 प्रोसीजर क्या होगा, अरेस्ट कर लिया जाए अगर उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किए। बड़ा सिंपल सा कहता है कि जिस भी व्यक्ति के रिगार्डिंग आपने वारंट इशू किया और उसको बाहर किसी लोकल जुरिसडिक्शन में अरेस्ट किया गया, आप एक काम करेंगे, यहाँ पे 30 किलोमीटर का रेडियस है, अगर 30 किलोमीटर जो कहता है ना कि जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है वो अगर 30 किलोमीटर की रेडियस में है तो आप उसी कोर्ट के पास ले जाओगे। अगर वो 30 किलोमीटर की रेडियस में नहीं है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डीएम से भी दूर है, तो आप ईएम, डीएम या सीपी ऑफ पुलिस के सामने उसको पेश कर दोगे, ठीक है, उनके सामने आप पेश कर दोगे। 81 कहता है
प्रोसीजर क्या होगा, जब आप पर्सन अरेस्टेड को उनके सामने पेश करोगे, ईएम के सामने, डीएसपी के सामने या सीपी के सामने, सिंपल सी बात कहता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, उसको भेज देंगे उसी कोर्ट के पास जिस कोर्ट ने इनके वारंट इशू किए थे। साफ साफ कहता है अगर बेलेबल ऑफेंस है और वो बेल देने के लिए तैयार है तो ये बेल दे देंगे। ये कहता है नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ये क्या करेंगे, सीजेएम साहब को भेज देंगे, सीजेएम साहब या सेशन जज जैसा भी वो ऑर्डर पास करेंगे कि भाई बेल देनी है नहीं देनी है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे बेल मिल जाएगी, ठीक है। नाउ समन हो गया, वारंट हो गया, अब बात करेंगे प्रोक्लेमेशन की। ये थर्ड स्टेप है, समन से भी नहीं माना, वारंट से भी ना, अब प्रोक्लेमेशन कर दो। 82 प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आता है। देखो सेक्शन 82 में प्रोक्लेमेशन कब होती है, जब पहले एक वारंट इशू हो चुका हो और वारंट की आप कंप्लाइंस नहीं कर रहे हो। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, अगर कोई भी कोर्ट, किसी भी कोर्ट को एक रीज़न टू बिलीव है कि एविडेंस लेने के बाद या एविडेंस लेने से पहले जिस व्यक्ति के हमने वारंट इशू किए हैं वो भाग रहा है या अपने आप को छुपा रहा है और वारंट को एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर देगी, उसके बारे में जगह जगह चिपका देगी कि भाई आपको बुलाया गया है, 30 डेज़ का टाइम पीरियड आपको दे दिया जाएगा। 30 दिन का टाइम पीरियड याद रखना, ये प्री में आता है। 30 डेज़ का टाइम पीरियड आपको दे दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ सच प्रोक्लेमेशन, कि आप आइए, और ये प्रोक्लेमेशन कैसे कैसे पढ़ के सुना दिया जाएगा हर जगह पे, और जो स्टेटमेंट होंगी ये सिर्फ रेलिवेंट यहाँ पे 82 में प्रोक्लेमेशन किया जाएगा, 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। नाउ डायरेक्टली सबसेक्शन 4 में कुछ ऐसे सेक्शंस लिखे गए हैं, अगर इसमें प्रोक्लेमेशन की जाती है तो आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नाउ 83 कहता है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी हम कर सकते हैं, जो पर्सन भाग रहा है, बोला डेफिनेटली आप उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हो। जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू की है सेक्शन 82 में, अगर उसको लगता है रिटर्न में ऑर्डर लिख के वो अपना जब प्रोक्लेमेशन इशू कर रही है उसी के साथ में अटैचमेंट के ऑर्डर भी पास कर सकती है, चाहे उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी चाहे उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों को अटैचमेंट करने के लिए ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। प्रोवाइडेड, ये साफ साफ कहता है कि किस सिचुएशन में, जहाँ कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है या अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहा है, तो साइमल्टेनियस अटैचमेंट के ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, साइमल्टेनियस ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक के साथ एक।